सो बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने काफ़ी आगे तक देख लिया था, डबल हेलिक्स मॉडल देख लिया था और उसके बाद व्हाट्सएप ब्रेक ने उसके सैलिएंट फीचर्स क्या थे डबल हेलिक्स मॉडल के, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। एक छोटी सी चीज़ जो लास्ट में आपको बतानी रह गई थी लास्ट लेक्चर, वो ये थी कि मैंने आपको ये तो बता दिया था कि जैसे जो आपका एक न्यूक्लियोसाइड है वो हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास रहता है वो क्या रहता है, पेंटोज शुगर और सिंपल N2 बेस, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। लेकिन इसको कंप्लीट बोलते क्या है, जैसे हमारे पास एडिनिन आ गया ना बेटा, तो इसको बोलेंगे एडिनोसाइन। जब ये हमारे पास दो यानी कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस सिंपल, तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन। ऐसे ही क्या बोलेंगे, ग्वानोसिन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये सारी चीजें ऐसी जाएंगी, जैसे हमारे पास एडिनिन है तो एडिनिन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एडिनिन का न्यूक्लियोसाइड जब बन जाएगा यानी कि जब इसमें क्या जुड़ जाएगा बेटा हमारे पास शुगर, तो इसे क्या बोल देंगे, एडिनोसिन। तो इसका डीएनए का क्या बोल देंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन। तो हमारे पास आरएनए में हो गया बेटा, तो जो इसका डीएनए कंपोनेंट बनेगा एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ये डीएनए के लिए हो गया, राइट। ऐसे ही हमारे पास किसका बनेगा, ग्वानिन का, तो ग्वानोसिन और डीऑक्सी ग्वानोसिन। यहां पर आपको एक चीज जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो किसके लिए है, आरएनए के लिए बेटा आपके पास यूरेसिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो यूरेसिल के लिए हमारे पास जब न्यूक्लियोसाइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिडीन। लेकिन इसी का डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, डीऑक्सीथाइमिडीन, क्योंकि आपको पता है डीएनए में हमारे पास यूरेसिल नहीं होता, थाइमिन होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, डीऑक्सीथाइमिडीन। तो यही सारी चीजें आप लोगों को याद रखने की, हालांकि इसके बाद भी हमारे पास मोनो वगैरह के कंपाउंड आते हैं और इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं। तो क्या बेटा, साइटोसिन, हाँ जो आपके पास साइटोसिन आएगा तो उसके पास साइटोसिन और यहाँ पे डीऑक्सी साइटोसिन, साइटिडीन बोलते हैं उसे, साइटोसिन साइटिडीन बोलते हैं। तो ये आपके पास साइटिडीन आ जाएगा, फिर यहाँ पे डीऑक्सी साइटिडीन। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास न्यूक्लियोसाइड का इंट्रोडक्शन होता है। अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है आपका पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। यानी कि अगर मेरे को डीएनए हेलिक्स की पैकिंग करनी है तो मैं किस तरीके से करूंगा, ये सारी चीजें आपको आज पता चलेंगी। एक्चुअल में जो आपके पास बेटा डीएनए आता है, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक बेस पेयर का मतलब हमारे पास उसमें दो न्यूक्लियोटाइड है, राइट। अब हमारे ह्यूमन बीइंग के हैप्लॉइड कंटेंट में कितना डीएनए हुआ करता था, 3.3 × 10 की पावर 9। डिप्लॉयड में कितना हो जाएगा, 6.6 × 10 की पावर 9। अगर तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी हो तो आपका जो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए आया है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ बेस पेयर से। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 2.2 मीटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखा है, आपके बेस पेयर दे रखा है 6.6 × 10 की पावर 9 बेस पेयर, और आपको ये चीज तो पता ही है कि एक इन दोनों के बीच में लेंथ कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का। बेस पेयर के बीच में जो हमारे पास लेंथ है 3.4, तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग समथिंग अबाउट 2.2 मीटर। बट 2.2 मीटर एक छोटे से न्यूक्लियस जिसका साइज 10 की पावर -6 मीटर में है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ लोचा तो होता ही होगा। सिंपल ऐसे नॉर्मल पैकिंग तो नहीं होती। तो बेटा ये पैकिंग हमारे पास दो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग तरीके से होती है। बात करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के मामले में कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, साइटोप्लाज्म भी हमारे पास ऐसा स्कैटर सा ही रहता है। तो उनके केस में जो हमारे पास डीएनए पैक्ड होता है वो इसी साइटोप्लाज्म में थोड़े बहुत प्रोटीन वगैरह लेकर और कॉम्पैक्ट कॉइलिंग कर देता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोल देते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड। तो डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट आपके पास एक रीजन बना लेता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का दूसरा नाम क्या है, जीनोफोर भी बोल देते हैं बेटा इसे। क्या बोल देते हैं, जीनोफोर। तो प्रोकैरियोट का तो कोई खास इतनी दिक्कत आपको देगा नहीं। तो जो आपके पास प्रोकैरियोट की लाइन दे रखी है एनसीईआरटी की, पढ़िए। प्रोकैरियोट सच एज ई कोलाई although they do not have a defined nucleus, DNA it is not scattered throughout the cell. साइटोप्लाज्म तो स्कैटर्ड है, डीएनए पूरे सेल में ऐसे नहीं फैला होता। रादर
DNA being negatively charged is held with some protein in a region termed as nucleoid। तो क्या होता है कि जो आपका DNA है प्रोटीन से बाउंड होकर कुछ स्पेसिफिक जगह पे मिलता है और उस जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोल देते हैं। बात सारी आती है यूकैरियोट। यूकैरियोट में DNA की पैकिंग का बहुत ही आसान तरीका नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। दरअसल DNA हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और याद रहे DNA आपके पास एक एसिडिक कंपाउंड है। अब ह्यूमन बीइंग्स या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये पैकिंग किस तरीके से होती है, इस पे कई बार बोर्ड्स में सवाल आ चुका है, तो आप इसके लिए अच्छे से तैयार रहिएगा। दरअसल हमारे पास यहाँ पर पैकिंग के लिए एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन जो कि हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन 5 तरीके के होते हैं जो कि इस पैकिंग में हमारे पास काम आते हैं। वो 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से हैं? एक है H1, फिर आता है H2A, फिर आता है H2B, फिर आता है H3 और H4। इसमें से जो आपके पास H1 प्रोटीन है ये तो सिंगल रहता है, बाकी सारे के सारे ये हमारे पास दो दो रहते हैं। अब ये दो, ये दो, ये दो और ये दो मिलके क्या बनाते हैं कि हिस्टोन का ऑक्टामर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। 8 हो गए ना बेटा, इसलिए इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। अब होता क्या है कि आप लोगों के पास डीएनए कैसा है, एसिडिक। आपको क्या चाहिए इसके लिए भाई, एसिड किसके पास जाएगा कॉइल होने के लिए, बेसिक के लिए चाहिए। तो अब बेसिकली इससे पहले भी आपको ये चीज़ पता है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो भैया प्रोटीन उसके पास ऐसे आने चाहिए जो कैसे हो, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हो, और बेसिक मिल जाए तो और बढ़िया। तो ऐसे प्रोटीन जो आपके पास आते हैं जो इसकी पैकिंग में हेल्प करते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। तो द प्रोटीन्स विच आर यूजफुल इन पैकिंग इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। आपकी एनसीईआरटी एक अभी लाइन पढ़ेंगे, उसमें लिखती है कि जो आपका प्रोटीन है वो डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप एंड पॉइंट पे प्रेजेंट है, उसके बेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास COO ग्रुप होता है तो नेगेटिव आता है, और NH2 ग्रुप जब आता है उसके पास तो पॉजिटिव होता है। तो अभी हमें पॉजिटिव प्रोटीन चाहिए, यानी कि उसके एंड पे क्या प्रेजेंट रहा होगा, NH2 वाला ग्रुप रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की लाइन, देयर इज सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। तो ये सारे प्रोटीन कैसे हमारे पास बेसिक हैं, और इनमें से ये सभी पेयर है H2A, H2B, H3 और H4, और ये वाला सिंगल है। A protein acquire charge depending upon the abundance of amino acid residues with charge side chains। तो भाई साइड चेन्स पे चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बेसिकली COO नेगेटिव है या फिर NH2 पॉजिटिव, क्योंकि ये ज्विटर आयन स्ट्रक्चर होता है, और ज्विटर आयन स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आता है हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यूज, और ये कौन कौन से हैं, lysine and arginine, and both carry positive charge in their side chain. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called the histone octamer। अब यहाँ पर आता है, एनसीईआरटी में देख दिया कि आपका हिस्टोन ऑक्टामर बन गया है, बट हिस्टोन ऑक्टामर अरेंज कैसे होता है और किस तरीके से काम करता है, आइए देखते हैं। दरअसल आप लोगों के पास मैं अगर यूकैरियोट में बनाता हूं तो आपके पास कुछ इस तरीके से आता है। मान के चलिए ये एक आ गया, इसको मैं लिखता हूं H2A, फिर ये दूसरा आया, इसको मैंने लिख दिया H2B, फिर ये तीसरा आया H3, ये आ गया H4। सिमिलरली इसका एक और इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा। 2D आप समझ पा रहे होंगे, राइट। तो ये आपके पास क्या बन गया, हिस्टोन का ऑक्टामर बन गया। क्या बन गया, हिस्टोन का ऑक्टामर। अब ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है बेटा। अब इसके अराउंड में आपका जो पिंक कलर का एनसीईआरटी दिखाती है वो क्या है, डीएनए। एनसीईआरटी ने दिखा रखा है पिंक कलर का डीएनए, कुछ इस तरीके से कॉइलिंग है उसकी। अब यार कॉइलिंग तो मेरे से होगी नहीं, तुम्हें भी पता है ये बात, तो भैया कर देना बस अपने हिसाब से कि भैया ऐसे जा रहा है, पीछे से आता हुआ ये बना देना अपने हिसाब से ऐसे, और ये जैसा भी, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है बेटा, डीएनए का है, राइट।
और ये वाला जो पोर्शन है किसका है, हिस्टोन के ऑक्टामर का। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर फिर से एक ग्रीन से कलर का ऐसा डंडा दिखाई दे रहा है। ये क्या है बेटा, दरअसल में आपकी एनसीईआरटी में लिखती है H1 हिस्टोन। तो मैंने भी आपको बताया था कि एक H1 वाला अनपेयर्ड रहता है, वो ये H1 होता है बेटा। तो ये वाला जो प्रोटीन है हमारे पास क्या है, H1 प्रोटीन या हिस्टोन प्रोटीन का H1 पार्ट। इसका काम क्या है बेटा, अब ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बन गया कौन सा, जिसमें डीएनए भी लपेटा जा चुका है और ये H1 भी है और हमारे पास हिस्टोन का ऑक्टामर भी है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही न्यूक्लियोसोम के अंदर इतनी सारी कहानी हो जाएगी, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आएंगे। तो आगे क्या होता है कि ये जो H1 वाला है ऐसे ही दूसरे उससे जाएगा, तो ये अगले वाले के लिए कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगली कहानी ऐसी आएगी, तो ये अगला कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे उसमें आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास एक और लिंकर बन जाएगा। तो ये चेन चलती चली जाएगी। तो आप देखो एक लंबा सा थ्रेड आपके पास बनता चला जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर इसका काम क्या है, इट इज कॉल्ड लिंकर। क्या कर रहा है, ये एक से दूसरे को लिंक कर रहा है ना बेटा। तो ये वाला जो H1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकर प्रोटीन भी कई जगह पर नाम दे देते हैं। बेसिकली अगर मैं एक का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो देखिए बेटा, कॉइलिंग कुछ इस तरीके से होती है। मान के चल लीजिए ये आपके पास आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, इधर से डीएनए आएगा, तो जैसे ही ये कॉइलिंग करेगा ना इसके ऊपर, तो लगभग मतलब कुछ इस तरीके से करेगा कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगी, ये जो कॉइलिंग है ना, ये पूरी एक कॉइल नहीं है, सेपरेट कहाँ पे होगी, तो आप कहना कि 1/3/4 टर्न लेता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न जो डीएनए इस पे कॉइल करेगा वो कितना टर्न लेगा, एक तो पूरा और दूसरे का 3/4 यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद बेसिकली 3/4 यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से हट जाएगा, फिर दूसरा एक लिंकर आएगा, फिर ये दोबारा आगे जाएगा, फिर यहाँ पे कहानी होगी, फिर उसका 1/3/4 जाएगा, और इस तरीके से कहानी आगे चलती जाएगी। अब यहाँ पर क्या है आपके पास 8, तो ये वाले कहानी है, और ये क्या है बेसिकली आपके पास H1। तो ये वाला जो डीएनए होता है बेटा बीच वाला, जिसमें क्या क्या होता है हमारे पास, प्रोटीन और H1 H2 H3 H4 वाले, इसको हम लोग बोलते हैं कोर डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा, कोर डीएनए, सेंटर वाले को। और ये साइड वाले रहते हैं हमारे पास लिंकर रहते हैं, या फिर इनको लिंकर डीएनए भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियोसोम में, अब देखो ह्यूमन बीइंग के बेस पेयर कितने थे, 6.6 × 10⁹ ये तो बहुत ज्यादा बेस पेयर है ना। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर ही आ पाते हैं बस। अब ऐसा तो है नहीं कि एक न्यूक्लियोसोम में ही सारी पैकेजिंग हो जाए। अब न्यूक्लियोसोम का आगे भी एक न्यूक्लियोसोम में सिर्फ 200 बेस पेयर आ रहे हैं, तो अगर ऐसे बेस पेयर हम लोग लेके चलेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे ना बेटा। ये तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपके पास ये कुछ ऐसे थ्रेड पे ऐसे मोती, ये क्या है बेसिकली, ये वाला पोर्शन है, और ये क्या है जो आपका लिंक हो रहा है, जो कॉइलिंग हमारे पास जा रही थी उसकी लिंकिंग ये जा रही है। तो आप अगर नॉर्मल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कैसे दिखाई देंगे, क्या है, बीड्स, ये न्यूक्लियोसोम क्या है, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। तो ये इसलिए आपको एनसीईआरटी ने बोल रखा है आपके पास ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, धागे पर मोती। आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर भी दिखा रखी है साइड में, ईएम पिक्चर बीड्स ऑन स्ट्रिंग। यहाँ पर एक बार देखिए एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर आएंगे हमारे पास, 200 बेस पेयर आएंगे। आगे कहता है न्यूक्लियोसोम constitutes the repeating unit of a structure in nucleus called क्रोमेटिन। तो अभी जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमेटिन बोलेंगे। अब देखिए आगे की लाइन, थ्रेड लाइक स्टेन कलर्ड बॉडीज सीन इन द न्यूक्लियस। थ्रेड लाइक जो कलर है वो हमारे पास किसका है, क्रोमेटिन मटेरियल का। थ्रेड लाइक हमारे पास क्रोमेटिन है,
अब जब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारे पास क्रोमेटिन, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे जब आपका न्यूक्लियोसोम आ जाएगा तो इट विल अपीयर एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा लाइन पढ़ लीजिए। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड द क्रोमेटिन थ्रेड लाइक body seen in nucleus. The nucleosomes in chromatin are seen as beads on string. तो ये आप लोगों के पास आ जाता है कि beads on string किसे कहते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जब न्यूक्लियोसोम आ जाता है तो आपके पास क्या आ जाता है, वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब ये क्रोमेटिन कहाँ से आया, क्रोमोसोम्स वगैरह, वो हम लोग फिर अलग साइकिल में चले जाएंगे, है ना, वो फिर सेल साइकिल एंड डिवीजन का क्रोमोसोम उठाना पड़ेगा। तो आपको इतना तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पता होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा आप अभी ना घुसें तो भी चल जाएगा। बट अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पर जो क्रोमेटिन आया है, यहाँ पर जो क्रोमेटिन आया है ये एक्चुअल में बहुत लंबा है अभी। अब इसकी भी कंडेंसिंग हमें करनी पड़ेगी। इसको भी कंडेंस करने के लिए आपको और एडिशनल प्रोटीन्स चाहिए होंगे और एडिशनल हिस्टोन्स चाहिए होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं NHCs। आप अपना पेज पलटेंगे तो आपके पास आएगा द पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन। सबसे पहले तो देखिए बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये आपको कौन सी फेज में सबसे अच्छे दिखाई देंगे, तो आपको पता होना चाहिए मेटाफेज में। आपके पास 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसमें भी सबसे अच्छे किसमें दिखाई देते हैं बेटा, मेटाफेज में। ऐसा क्यों कि वहां पर बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में रहते हैं और कंडेंस फॉर्म में रहने की वजह से नॉर्मल स्टेन पे आपको आसानी से दिख जाते हैं। अब जब इनकी एडिशनल पैकेजिंग होनी है तो इसके लिए आपको एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए होते हैं, जिनको आप बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHCPs। आपके बुक में NHC लिखा है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब यहाँ पर आप लोगों के पास NHCs भी 3 टाइप के होते हैं, जिसके स्कैफोल्डिंग होते हैं, फिर एक प्रोटीएज वाले होते हैं, फिर एक RNase वाले होते हैं। तो इतना डिटेल में तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से एक चीज जरूर पूछेंगे। मैंने आप लोगों को कहा कि मेटाफेज के दौरान यहाँ पर जो हमारे पास ये क्रोमेटिन है ये बहुत ज्यादा कॉइलिंग की स्टेज पर है बेटा। तो बहुत ज्यादा कॉइलिंग होने की वजह से देखने में तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा, लेकिन ऐसे क्रोमेटिन आप लोगों को बोलने में कहे जाएंगे हेट्रोक्रोमेटिन, बट ये इनएक्टिव होते हैं, यानी कि ये आसानी से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचा सकते। इनको ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होने के लिए आप लोगों के हटना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर दूर होना पड़ेगा और इनको एक्टिव होना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर 2 टाइप के बनेंगे क्रोमेटिन। कौन कौन से, एक बनेगा हेटेरोक्रोमेटिन जो कि बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होंगे बेटा, और दूसरा बनेगा यूक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के 2 टाइप्स हैं। क्रोमेटिन हम लोगों ने देख लिया है, पूरा एक कंडेंस स्ट्रक्चर क्रोमेटिन था। अब इसमें जो बहुत ज्यादा तरीके से कंडेंस होगा वो हमारे पास किस में आएगा, हेटेरोक्रोमेटिन में, और जो कि हमें बहुत अच्छे से दिख भी जाएगा, आराम से दिख जाएगा, और ये बहुत डीपली कंडेंस होगा, बट ये इनएक्टिव रहता है, ट्रांसक्रिप्शनली इट इज इनएक्टिव। बट यूक्रोमेटिन एक तो लाइट स्टेन्ड होता है, ये डार्क स्टेन्ड भी होता है। ये लाइट स्टेन्ड होता है, थोड़ा दूर दूर फैला भी होता है, प्लस ट्रांसक्रिप्शनली ये भी एक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं, सिर्फ यही एक्टिव होता है, ये एक्टिव नहीं होता, राइट। यहाँ पर आप लोगों के पास पैकिंग हमारे पास खत्म हो जाती है कि प्रोकैरियोट में सिंपल सा था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, न्यूक्लियोटाइड या जीनोफोर बोल देते हैं, लेकिन यूकैरियोट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स तो कुछ नहीं था, डीएनए का कोड था। डीएनए के कोड के ऊपर हम लोगों ने क्या करा, पॉजिटिव प्रोटीन लेके आए, पॉजिटिव प्रोटीन ने रैप कर लिया, न्यूक्लियोसोम बना दिया, न्यूक्लियोसोम के बाद उसका स्ट्रक्चर आ गया, थ्रेड पे गया तो बीड्स लाइक स्ट्रिंग हो गया। एडिशनल सेट चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NHCs, और NHCs के बाद हमारे पास 2 टाइप आ गए, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। और इस तरीके से आपके पास पैकेजिंग इन ह्यूमन बीइंग्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स में दिया गया है ना, लेकिन और भी चीज़ों का हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब आपसे किसी का ही पूछ सकते हैं कि इकोलाई के बेस पेयर इतने हैं, तो बताइए उसकी लेंथ कितनी होगी। तो आपको क्या करना है भाई, जितना आया है इनटू उसका बेस पेयर की लेंथ, वो सबके लिए फिक्स है ना, वो बेस पेयर की लेंथ सबके लिए फिक्स है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक टॉपिक जो हमारे पास कौन सा था,
पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स खत्म हो जाता है। आपके पास अगला टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखो 1800 से लेकर और 1900 के बीच में अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी। मेंडल भी उसी टाइम पे थे और बाकी भी और साइंटिस्ट भी थे। आप लोगों ने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखे थे, ये भी सब इसी सब टाइम के थे। लेकिन अब भी इस बात का पता नहीं चल पा रहा था कि ऐसी क्या चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में दरअसल जा रही है। मतलब वो क्या चीज़ है यार जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है। इसकी खोज शुरुआत करी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928। कौन से ईयर में करी थी बेटा, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने करी। क्या करा इन्होंने दो ऑर्गेनिजम्स लिए बेसिकली, एक तो चूहा लिया और एक इन्होंने बैक्टीरिया पकड़ा। और बैक्टीरिया कौन सा पकड़ा बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसको हम लोग डिप्लोकोकस ही बोलते हैं, ठीक है। और दिस बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया। अब देखो क्या होता है, इसके बैक्टीरिया के बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक आपके पास आता है एस और एक आता है आर। बेसिकली ये स्ट्रेन होते हैं, एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। अगर इसके भी ऑर्डर होते हैं तो इसका ऑर्डर जो इन्होंने लिया था वो दरअसल आर सेकेंड ऑर्डर और एस का थर्ड ऑर्डर लिया था, ठीक है। आर सेकेंड और एस थर्ड स्ट्रेन उन्होंने लिया था। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखा गया कि जो एस स्ट्रेन वाले हैं ये बैक्टीरिया अपने ऊपर एक स्मूथ शाइनी एक कवर रखते हैं, यानी कि इन बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर होती है, स्मूथ शाइनी लेयर रहती है। लेकिन इन रफ वाले के केस में कोई भी शाइनी लेयर नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कुछ म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग सिक्रीट करते हैं। म्यूकस पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करते हैं बेसिकली। तो जो आपके पास म्यूकस पॉलीसेकेराइड है इसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं, स्मूथ शाइनी सरफेस आ जाती है, स्मूथ शाइनी कॉलोनी इनकी बन जाती है इनको कल्चर किया। लेकिन इनके केस में ऐसी कोई स्मूथ कॉलोनी नहीं बन रही थी। लेकिन ये वाले आप लोगों के वायरुलेंट थे। वायरुलेंट मतलब डिजीज कॉजिंग, और ये आपके पास बेचारे नॉन वायरुलेंट। कैसे थे, नॉन वायरुलेंट। अब ग्रिफिथ साहब पता नहीं कितने चूहे मारे उन्होंने, तो सबसे पहले एक चूहे को लेकर आते हैं और उन्होंने इस बेचारे चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। अब ये चूहे के अंदर उन्होंने क्या किया कि ये आर स्ट्रेन डाला। सबसे पहले क्या डाला बेटा, आर स्ट्रेन। तो जब उन्होंने देखा कि भैया आर स्ट्रेन इसके अंदर डाल दिया तो आपका माइस क्या हो गया, बच गया। तो भैया यहाँ पे चूहा जो है जिंदा था, इन्हें पसंद नहीं आया जिंदा चूहा। भैया इन्होंने एस स्ट्रेन ले लिया, एस स्ट्रेन इसके अंदर डाल दिया। तो जब आर स्ट्रेन हटा दिया और एस स्ट्रेन जब डाल दिया तो भैया इन्होंने देखा ये चूहा तो मर गया। तो भैया इसका राम नाम मर गया, मतलब समझो ना मैं कैसे मरा हुआ बनाऊं यार। आंखें तो बनती नहीं है, बंद कहाँ से करूंगा। तो ये एस मतलब यहाँ पे चूहा है ये मर गया, माइस डाल। यानी कि आप लोगों के पास ये चूहा निमोनिया से मर गया। यहाँ पर इस वायरुलेंट स्ट्रेन यानी कि जो हमारे पास क्या था एस स्ट्रेन, इसने कुछ ना कुछ हरकत तो करी होगी ना इसके अंदर, राइट। तो बेसिकली एस स्ट्रेन ने कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसकी वजह से चूहा मर गया। अब ये चूहा मर गया, मरे हुए उन्होंने फेंक दिया गया। अब उसके बाद जिंदा बचा था ना यहाँ पर आर वाले केस जिंदा बचा था, उसको लेके आया कि बेटा आ जा तू भी आ जा, एक और एक्सपेरिमेंट करना। उन्होंने क्या करा, इस एस स्ट्रेन को दूसरे केस में, केस 1 क्लियर, बस आर में नहीं मरा ऐसे मर गया केस 1। केस 2 में क्या किया, इस एस स्ट्रेन को हीट किल मतलब इसको गर्म कर दिया, स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया यानी कि थोड़ा सा गर्म दे दिया। और आपके पास ये वाला जो एस स्ट्रेन था इसको थोड़ा सा हीट किल्ड कर दिया यानी कि थोड़ा सा गर्म कर दिया बेसिकली। तो जो हो सकता है इस केस में चूहा क्या हो गया, तो जो आपका चूहा था ये बच गया। यानी कि एस स्ट्रेन जब हीट किल लिया तो ये चूहा क्या हो गया, सरवाइव हो गया। यानी कि जब हमने इस स्ट्रेन को हीट किल करे तो इसके जो वायरुलेंट वाली कहानी थी खत्म हो गई। लेकिन फिर उन्होंने कंबाइन इफेक्ट देखने की कोशिश करी, इन्हें पसंद था जिंदा चूहा, जिंदा चूहा पसंद नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, कोशिश करी कि देखते हैं। इन्होंने क्या करा, ये वाला लिया और ये वाला उठा लिया।
यानी कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड, देखो नॉर्मल आर के केस में क्या था, चूहा जिंदा बचा हुआ था, लेकिन हीट किल्ड एस स्ट्रेन और ये जो आर स्ट्रेन वाला आया आपके पास, तो आपके पास इस बार चूहा मर जाएगा। तो यानी कि हमारे पास नॉर्मल आर डालेंगे तो चूहा बचेगा, नॉर्मल एस डालेंगे चूहा नहीं बचेगा, एस स्ट्रेन हीट किल्ड डालेंगे चूहा बचेगा, बट एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आपके पास आर स्ट्रेन वाला डालोगे तो चूहा नहीं बचेगा। ये इनके 4 एक्सपेरिमेंट थे। अब हाँ जी, अगर आप आर और एस इकट्ठे डालोगे तो बेटा फिर तो मरना ही है उसने, क्योंकि आर और एस तो वैसे ही वायरुलेंट है, तो वो तो मरना ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हीट किल्ड वाले में हमने ये वाले पैथोजेनिक बैक्टीरिया को खत्म कर दिए थे, बेसिकली जो वायरुलेंट था उसको हम लोगों ने खत्म कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बेसिकली क्या बोला इन्होंने ग्रिफिथ साहब ने कि आर स्ट्रेन के, जब हमने आर स्ट्रेन डाला, इसने हीट किल्ड वालों को ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा, किसमें, वायरुलेंट में, क्योंकि भाई ये तो हीट किल्ड थे ना, ये तो वायरुलेंट नहीं थे ना, क्योंकि हमने कहा सिर्फ जब हीट किल्ड डाला तो चूहे जिंदा थे, लेकिन आर स्ट्रेन ने इसमें से कुछ ट्रांसफर करा है और इन्होंने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया, दैट समथिंग हैड पास्ड फ्रॉम आर स्ट्रेन टू द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जिसकी वजह से एस स्ट्रेन के अंदर दोबारा से वायरुलेंट जीन आ गया, जिसकी वजह से चूहा मर गया। बट कुछ क्या था, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। तो यहाँ पर आप देखेंगे समथिंग हैड पास्ड, यहाँ पे बोल रखा है ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, लास्ट लाइन जो इसकी दे रखी है, ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled R strain to synthesize a smooth polysaccharide code and become virulent. इसको जो NCERT कहते हैं इस तरीके से भी समझ लेते हैं। इन्होंने बोला कि हीट किल्ड S strain में जब आपका R strain के साथ रिएक्ट कराया गया तो उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने कुछ ऐसा सिक्रीशन आर स्ट्रेन के ऊपर दे दिया होगा, जिसकी वजह से आर के ऊपर क्या बन गई होगी, स्मूथ पॉलीसैकेराइड कवरिंग बन गई होगी, और ये क्या बन गया होगा, वायरुलेंट, क्योंकि बेसिकली तो खत्म ही हो गया ना, जो कहानी है वो आर ही करेगा, ठीक है। तो ये भी बात सेम है दोनों में कि आर स्ट्रेन की वजह से कुछ ना कुछ चेंज आया है, और जिसकी उन्होंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि एस स्ट्रेन ने इस आर स्ट्रेन पर कुछ चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे पास वो चूहे क्या हो गए, खत्म हो गए। सो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रिफिथ जी को खत्म कर दिया, सॉरी चूहे को खत्म कर दिया, और ग्रिफिथ जी ने चूहे को खत्म कर दिया है। अब आगे चलते हैं, आपके पास एनसीईआरटी का टॉपिक है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जैसे ग्रिफिथ ने अपना काम खत्म किया, उस समय पर लोगों के दिमाग में अब ये था कि यार कुछ ना शायद प्रोटीन था, मतलब जो हमारे पास अगले साइंटिस्ट आएंगे, मैक्लॉयड, मैकार्टे और एवरी, इनके काम करने से पहले लोगों को लगता है कि शायद प्रोटीन जो है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, और प्रोटीन की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये हुई है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ें गलत प्रूव कर दी। दरअसल उन्होंने इसी ग्रिफिथ के चूहे का इस्तेमाल किया था। पहले उन्होंने क्या किया, जो आपका एस स्ट्रेन था इसको प्योरीफाई किया, और बेसिकली इससे बायोकेमिकल्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए, आरएनए निकाल लिया, प्रोटीन निकाल लिया और डीएनए निकाल लिया, राइट। तब उन्हें पता नहीं था, नहीं उन्हें कुछ नहीं पता था, बस उन्हें ये पता था कि इस स्ट्रेन के अंदर ये 3 चीजें पड़ी, तो तीनों निकाल ली। मतलब बायोकेमिकल मेथड से उन्होंने ये तीनों चीज निकाल ली कि एस स्ट्रेन, क्योंकि उन्हें क्या मिला था, देखो कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि जब चूहा मर गया था, ये वाला बेचारा हमारा चूहा, इसके जब हम लोगों ने टिश्यू एनालिसिस करी तो इसके टिश्यूज में हमें क्या मिला था, एस स्ट्रेन। यानी कि ये बात तो ग्रिफिथ ने बता दी थी कि हमारे पास आर एस स्ट्रेन में से कुछ ऐसी चीज निकली होगी जिसने आर को ऊपर ये वाली कवरिंग दे दी और ये आर को एस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें हमारे पास एस स्ट्रेन मिलना, ये बात तो तय हो गई। अब ये जो एस स्ट्रेन था, जब हमने इसको बायोकेमिकल मेथड से प्योरीफाई करी तो हमारे पास 3 चीजें हैं, एक आरएनए, एक प्रोटीन और एक डीएनए। यानी कि जब उन 3 साइंटिस्ट ने काम किया तो हमारे पास ये 3 चीजें हैं। उन्होंने सोचा कि यार एक काम करता हूं, मैं पहले आरएनए का इस्तेमाल करके देखता हूं। भैया आरएनए का इस्तेमाल करके उन्होंने कितनी कोशिश करी कि ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल जाए, यानी कि नॉन वायरुलेंट वाला वायरुलेंट हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया।
उन्होंने क्या करा, फिर प्रोटीन का इस्तेमाल किया। तो प्रोटीन का इस्तेमाल करके कोशिश करा कि ये R वाला S में हो जाए, नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने DNA का इस्तेमाल किया तो भैया R स्ट्रेन वायरुलेंट हो गया और S स्ट्रेन बदल गया। इसलिए उन्होंने बोला कि भैया जो काम कर रहा है कुछ ना कुछ DNA में। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करते हैं कि RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी कि RNA को खत्म कर देता हूँ। भैया सिर्फ RNA को खत्म किया सबसे पहले। जब इन्होंने RNA को खत्म किया, यानी कि RNA को किससे खत्म किया, RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम RNase, हाँ प्रोटीन वाले को प्रोटीज से करेंगे। तो RNA को जब डाइजेस्ट कर दी तो आपके पास क्या बचा बेटा, ये वाला हमारे पास DNA बच रहा है और प्रोटीन बच रहा है। तो भैया इस केस में चूहा मर गया था, माइस डाइड, माइस डिड नॉट सर्वाइव। उन्होंने फिर अगला केस देखा, उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम लगाए। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में हमारे पास प्रोटीन वाला डाइजेस्ट हो गया, लेकिन तब DNA और RNA बच गया। यानी कि जब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि हमारे पास क्या थे, प्रोटीएज थे, तो हमारे पास DNA और RNA बच गया, तब भी भैया माइस मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, DNA डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यानी कि DNase को ले लिया। और जब उन्होंने DNase को लिया, DNase एंजाइम में DNA आपका नॉर्मल कंटेंट है, ठीक है। अब इसके केस में चूहा बच गया। क्यों? क्योंकि भैया DNA ही तो कन्वर्ट कर रहा था इस R से S में। जो आपका DNA वहां पे बदल खत्म तो नहीं होगा, DNA डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या करेगा, इसको थोड़ा थोड़ा कम करता जाएगा। तो ये इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, मतलब चूहा थोड़ी देर में मर रहा है। यहाँ तुरंत निकल रहे थे, टपक गए थे, लेकिन यहाँ के केस में इनहिबिट हो गए। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ DNase की वजह से ही अफेक्ट हुआ, और ये DNase किस पे अटैक करेगा, DNA पर। तो उन्होंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर किसी चीज का इफेक्ट पड़ रहा है तो वो किसका है, DNA का है। और जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में चीजें पास होती हैं वो क्या होती हैं, DNA। तो अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट दिया था, बट ऑल बायोलॉजिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। तो दिक्कतें बहुत सारी थी। तो भैया इसके बाद जो हमारे पास अगले साइंटिस्ट आएंगे, जेनेटिक मटेरियल्स DNA जो बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ दिया था, वो हमारे पास क्या रहेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों के पास आज हमने दो चीज़ करी, एक तो पैकिंग वाला किया और दूसरा हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, हर्शी और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट करेंगे, जहाँ पे हमें पता पड़ेगा कि जेनेटिक मटेरियल इज DNA। 1952 में उन्होंने ये काम करके दिखाया था। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। हमारे 3 साइंटिस्ट के नाम कौन कौन से थे, इनका ईयर 1933, 1944, ठीक है, 10-11 साल की बातें हैं, पर 1944 जनरली लिखा रहता है किताबों में, जब ये डिस्कवरी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।